नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कहता निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झील। बी नंबर से आंसर होगा झील। आगे कहता पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसके स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो ये होता है आपको पादप। क्या होता है? पादप। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पादप। चलिए आगे है, परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। कहता परावैंगनिक किरणें जो है यह किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर का कारण परावैंगनिक किरणें होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा त्वचा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा ऊर्जा निम्नलिखित स्रोत जो है इनमें से ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम होता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम ऊर्जा कौन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सौर सेल। क्या है? सौर सेल। चलिए आगे कहता है जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य जो गलत है उसे ढूंढना है, सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह सत्य नहीं है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। कहता अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो, यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तंजानिया। कहाँ? तंजानिया में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तंजानिया। आगे है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। कहता भारत का वो कौन सा भाग है जहाँ लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में जो है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। कहता काजू की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो ये है आपको लेटेराइट मिट्टी। क्या है? लेटेराइट मिट्टी। सी नंबर से आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था आपको 1983 में। कब? 1983 में इसका गठन किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है। कहता है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई है। तो इसकी शुरुआत आपको 1952 में। कब? 1952 में इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है दिए गए विकल्प में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कहता नीचे दिए गए विकल्प जो है इसमें से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। आगे कहता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस प्रकार मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है इसे किस प्रकार मापा जाता है। तो इसे मापा जाता है आपको स्थिर दम पर। किस पर? स्थिर दम पर मापा जाता है। डी नंबर से आंसर होगा स्थिर दम पर। आगे कहता निम्नलिखित में से कहता निम्नलिखित में से किसने धन के निकासन को निष्ठों का अनिष्ट कहा है। ये कहा था, किसने कहा था। तो ये कहा था आपको दादा भाई नौरोजी ने। सी नंबर से होगा दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय होता है NNP माइनस और प्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारतीय संविधान के किस भाग में सुनिश्चित किया गया है।
तो ये किया गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बी नंबर से आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ये अधिकार जो है आपको मानवादी क्या महान्यायवादी। ए नंबर से आंसर महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान दिया गया है? यह भारतीय संविधान जो है, संविधान के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये किस संशोधन में प्रावधान दिया गया था? तो ये दिया गया है 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये जो निहित है आपको अनुच्छेद 53 के तहत। बी नंबर से अनुच्छेद 53 के तहत। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। बी नंबर से होगा 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए जो है विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो यह अनिवार्य है आपको संसद के साधारण बहुमत द्वारा। बी नंबर से हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बी.आर. मेहता को। सी नंबर से आंसर होगा बी.आर. मेहता। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई है? किस अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली शुरुआत हुई है? तो यह जो हुआ है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान जो है इसकी अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो है फ्रांस की देन है। किसकी? फ्रांस की देन है। डी नंबर से होगा फ्रांस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपको राजा प्रथम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल जो था उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का था। सी नंबर से आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल जो था उसमें गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये जो है आपको जजिया कर कहलाता था। डी नंबर से आंसर होगा जजिया कर। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार कीजिए। शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशी यात्री आए थे तो इनमें से एक दिया गया वार्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची बारबोसा। कथा उपयुक्त यात्री में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? इनमें जो नहीं आया था उसे ढूंढना है। तो इसमें जो नहीं आया था एक मनुची जो है यह नहीं आया था। बाकी आपको ये तीनों आया था। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं आया था। डी नंबर हो जाएगा 3। ये जो मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था। निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजवेटकर के रूप में किया जाता है? हाथियों के शिकारी के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है देवराय द्वितीय का। किसका? देवराय द्वितीय का। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख जो है निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये आपको रुद्र दामन से संबंधित है। रुद्र दामन से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैवमत जो है इसका सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो ये है आपको पशुपत। क्या है? पशुपत। बी नंबर से आंसर पशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये जो है आपको 6 वर्ष के लगातार कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए नंबर से होगा 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है। कहता भारत में जो है एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चलना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कहना था।
तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था ये था वो सहयोग आंदोलन। कौन था? वो सहयोग आंदोलन। चलिए आगे है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुई थी? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत आपको महाराष्ट्र से हुई थी। कहाँ से? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी। गांव में आयोजित होने वाली भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कहता राष्ट्र गांव में जो आयोजित होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको 1937 में। बी नंबर से 1937। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो दिया गया था ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बी नंबर से होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? कहता है शक्कर के मिश्रण जो होता है उसके दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो यह बनता है आपको इथाइल अल्कोहल। बी नंबर से होगा इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर जो होता है उसे नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्सेनिक 60 का, सॉरी कोबाल्ट 60 का, किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? नीचे दिए गए कार्बन की प्रकार जो है उसमें किस प्रकार में सबसे अधिक मात्रा कोयले की होती है? तो ये होता है आपको एंथ्रासाइट कोयला में। डी नंबर से होगा एंथ्रासाइट कोयला में। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो ये मिलाया जाता है आपको सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोट, ये दोनों को मिलाया जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों को। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? ध्यान रखिएगा नहीं है। हरितगृह जो है कौन सा गैस इसमें से नहीं है? तो ये है आपको ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन जो है नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है? तो यह प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है। बी नंबर से होगा रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भू स्थिर उपग्रह जो है इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यह दिया गया है कि एक कथन यह जो है स्थिर ऊंचाई पर घूमता रहता है, यह सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अधिक कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर वह एक समान चाल से चलती है तो उसे गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा समान चाल से। आगे किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सेंस हो जाएगा ये परसव तथा उल्टा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता जल विद्युत उत्पादन जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों पर जो है कार्य करता है। तो यहाँ 1 और 2 ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यह ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यह ऊर्जा को जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिस्टिक्स जीके का वो समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। कहता भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था और ये जो आया था 17 मई
1498 को कालीकट पहुंचा था। ये आपको कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है और इस पर इसे भी ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 को आया था कालीकट, और वहाँ उस समय राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था, जो कि वहाँ का वर्तमान राजा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो ये आपको फ्रांसिस्को द अल्मेडा को बनाया गया था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। चलिए आगे है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लागू किया था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था इसने यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? पुर्तगाली जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो डचों के द्वारा जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला गया था। कहाँ? मसूलीपट्टनम में खोला गया था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी, तो ये सूरत में खोलने की इजाज़त दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। आपसे पूछा जाता है किसने अधिकार दिया था? तो जहांगीर ने। चलिए आगे है। आगे कहता है डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ था? डचों एवं अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध आपको 1759 में कब? 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वाडीवास का युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो वाडीवास का युद्ध हुआ था ये आपको 1760 में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज जो थे आपको कैप्टन हॉकिंस थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि 1609 ईस्वी में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, तो ये किया गया था आपको 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो जो है ये जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये आपको 1615 में, कब? 1615 में आया था। आगे कहता है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में कब दिया था? तो ये 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। चार्ल्स द्वितीय जो है इन्होंने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में दे दिया था। ये चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा 1661 ईस्वी में मिला था इसे दहेज के रूप में, और इन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में दे दिया। आइए अब कुछ विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष दिया गया जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना ये 1498 में तो आया ही था। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा क्योंकि 1498 में तो आया ही था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब आइए कुछ युद्ध और वर्ष और उसकी संधि दी गई है जिसे देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये आपको 1746 से 48 के बीच चला था, और ये आपको एला सापल की संधि पर समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको 1749 से 54 तक चला था, जो पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला, जो कि पेरिस की संधि जो हुआ था उस पर समाप्त हुआ। आइए कुछ युद्ध और है। कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, जो मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से 1784 तक चला था, जो कि मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ, और उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ, और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1799 में हुआ था। कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1799 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड वेलेजली वहाँ के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उम्मीद है इससे आपको फायदा बहुत मिला होगा, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। अगर आपको लगता है यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि आपको वहाँ PDF और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, नोट्स उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए आप उसे जरूर ज्वाइन करें। चलिए ज़्यादा टाइम लेने के बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।